नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज समझ ही गए होंगे आप, पीछे जो लिखा है बड़ी ईएमआई कैसे हो भरपाई क्यों? क्योंकि आरबीआई ने बढ़ा दी है ब्याज दरें। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, और जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो सभी बैंक अपने कर्ज महंगे कर देते हैं। यानी जो लोन आप लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो, ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो, कई प्रकार के दूसरे लोन्स हो, उसमें आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। अब ये भी है कि नए ग्राहकों के लिए तो नए ये महंगा होता ही है, लेकिन जो पुराने ग्राहक हैं उनके लिए भी लोन्स महंगे हो जाते हैं, खासतौर पे होम लोन, क्योंकि अब ज़्यादातर बैंकों के लोन जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े हैं, जो कि होता है रेपो रेट, उसमें बढ़ोतरी, मतलब आपके होम लोन में बढ़ोतरी। और हुआ यह है कि लगातार तीसरी बार ये ब्याज दरें बढ़ी हैं। ऐसे में अब ग्राहकों के माथे पे थोड़ी चिंता की लकीरें जरूर पड़ी हैं। तो चलिए अब आज यही बातचीत करेंगे कि ये जो ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला है, ये अभी कितना और जाना है, जो बढ़ोतरी हो रही है वो आप पे कैसे पास ऑन होती है, आपके लोन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, किस तरीके के एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, और कोई तरीका है क्या कि आप ये जो बढ़ोतरी हो रही है, जो ये अनायास झटका आपको लग रहा है, उससे कोई बचाव का तरीका हो। ये सारी बातचीत आज हम करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन जरा देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए, ये जो ब्याज दरें बढ़ी हैं, मैंने कहा ना लगातार तीसरी बार है। तो 4 अप्रैल को हमने देखा था, पहली बढ़ोतरी हुई थी 4.4% या 40 बेसिस पॉइंट जिसको कहते हैं। रेपो रेट तब 4 पे हुआ करती थी, बढ़ के पहुंच गई 4.4% पर। फिर 8 जून को ये हुई आधा परसेंट की बढ़ोतरी, तो ये पहुंच गई 4.9% पर। 5 अगस्त को ये होती है 5.5% यानी आधा परसेंट की बढ़ोतरी, तो अब हो गया रेपो रेट 5.4%। तो आप देखें तो करीब करीब ये 1.5% के आसपास अब बढ़ गया, 10 बेसिस पॉइंट उसमें कम है। अब आपका होम लोन, उस पर क्या अंतर पड़ता है? देखिए, अब जब बढ़ोतरी हुई थी वही तारीखें हम पकड़ रहे हैं। 4 अप्रैल को अगर 7% पे आपको होम लोन मिल रहा था, तो पहुंच गया 7.4% पे। जितना रेपो रेट बढ़ा उतना ये लोन भी महंगा हो गया। 8 जून को 7.4 से ये पहुंच गया 7.9 पर। और अब जो बढ़ोतरी हुई है आधा परसेंट की ओर, तो अब ये करीब करीब 8.5% टच कर गया। अब अलग अलग बैंक के थोड़े अलग अलग तौर तरीके होते हैं किस तरीके से अपने होम लोन को डिजाइन करते हैं, लेकिन मोटा मोटी यही रहेगा कि 8 से 8.5% के बीच अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पहुंच जाने वाला है, जहां तक होम लोन की बात है। बाकी लोन्स भी महंगे तो होने ही हैं। होम लोन चूंकि बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे टेन्योर का होता है, बड़ी ईएमआईज होती है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट वहीं पर आता है। तो आज यही सारी बातें, अब आज के मेहमानों से आपकी तारुफ करा दिया जाए। rupiapesa.com के एमडी मुकेश पांडे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर सुब्रमण्यम और पैसा बाजार के सीनियर डायरेक्टर गौरव अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किशोर, हम आपसे शुरुआत करते हैं। आरबीआई ने ये लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। संकेत ये भी है कि नहीं मालूम कि ये बढ़ोतरी कब तक जारी रहेगी, आगे और बढ़ोतरी हो सकती है। तो पहला सवाल तो दर्शकों के मन में यही है कि यहां तक तो जो बढ़ा वो बढ़ा, क्या आगे ये और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? किशोर साहब, आपसे है सवाल। हाँ, ये सवाल का जवाब तो शायद परफेक्टली कोई जवाब नहीं दे पाएगा, मगर जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है दुनिया भर में, हर सेंट्रल बैंक अभी रेट बढ़ाते जा रहा है। अभी लगता है कि और शायद एक या दो बार और एक आधा परसेंट विच इज 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त आ सकती है। और पब्लिक को ये अनुमति लेके जाना है कि शायद बढ़ सकती है, क्योंकि आज जो बढ़ोतरी हुई है आरबीआई ने 0.5%, वो कर्व के ऊपरी दिशा पे, मतलब अपवर्ड कर्व पे गया था, क्योंकि अनुमति तो ये थी कि 0.35% की बढ़त आएगी, मगर 0.5 की बढ़त आई है। तो हमें लगता है कि और एक या दो बार शायद आ सकती है, जिसके बाद हमें लगता है कि इन्फ्लेशन घटेगी और उसके बाद ये रुकेगा। अभी ये बहुत तेजी से बढ़त आ रही है, और 3 महीना में शायद 1.4%, जो 140 बेसिस पॉइंट शायद लास्ट 6-8 साल में कभी हुआ नहीं है। तो ये बहुत एग्रेसिव आरबीआई चला रही है इन्फ्लेशन को घटाने के लिए। उम्मीद मेरा तो है कि एक या दो बार और ये बढ़े।
और बढ़ेगा 50 बेसिस पॉइंट तक, ये और बढ़ सकता है। घर खरीदारों के, कंज्यूमर्स के तो दिल बैठे जा रहे हैं, क्योंकि 3 महीने के अंदर आपने भी कहा कि 6-8 साल में इतनी तेज बढ़ोतरी कभी देखी नहीं। कहां 6.5% पे चले गए थे, बैंक बड़े बड़े एडवर्टाइज दे रहे थे, और अब ये 8%, 8.5% को टच कर रहे हैं। खैर, जो हुआ वो हुआ, अभी आगे के लिए और तैयार रहना है। तो चलिए मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले थोड़ा आपको एक नजारा दिखा देता हूं कि आपके होम लोन पर इंपैक्ट क्या आने वाला है। जरा ग्राफिक्स वो हम देखेंगे। होम लोन पर असर देखिए, अगर आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है और इसकी अवधि 10 साल है, क्योंकि छोटा होम लोन है, कई लोगों के लिए लगेगा कि 30 साल भी बड़ी रकम है, लेकिन फिर भी हमने अवधि 10 साल की ली है। अभी अगर ये 7.5%, अधिकतम बैंक जो 2 रिवीजन हुए थे पिछले, उसके बाद आज आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे तो जो सबसे निचला रेट है वो 7.5% का है। आधा परसेंट की बढ़ोतरी इसके ऊपर भी हो गई, तो कहां गया साहब, ये गया 8% पर। तो अगर 7.5% पर आपके 30 लाख 10 साल के लिए 35,611 रुपए की ईएमआई बन रही थी, वो ईएमआई अब हो जाएगी आपकी करीब करीब 36,398 रुपए की। 787 इतनी बढ़ोतरी इस आपके ईएमआई में ये होती हुई दिखाई देगी। नंबर 2 अब पकड़ लेते थोड़ा मिड सेगमेंट को, 50 लाख का और 20 साल का लोन। 7.5 से बढ़कर 8 ये भी हुआ। ईएमआई में देखिए कितना अंतर आ रहा है, यहां 1,600 रुपए से ज्यादा का अंतर आ गया। 40,000 की ईएमआई करीब करीब 42,000 पे पहुंच गई। एक और सिनेरियो देख लेते हैं, क्योंकि कुछ महानगरों में, मुंबई, दिल्ली, 1 करोड़ के मकान अब आम बात हो चली है, तो यहां पर भी बड़ा झटका आएगा, क्योंकि 7.5 से 8% हुआ। 20 साल की अवधि है, क्योंकि रकम बड़ी है, 1 करोड़ की रकम है, तो यहां पर आपका जो जेब कटेगी वो करीब करीब 3,000 रुपए से, उससे थोड़ी सी ज्यादा यहां पर आपकी ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब एक सिनेरियो, अब आपके बैंक के हिसाब से आपने किस इंटरेस्ट पे लोन लिया था, किसी को 6.5 मिला है, किसी को 6.8 मिला है, तो वहां से वो और ऊंचा जाता हुआ दिखाई देगा। गौरव अग्रवाल, अगर हम देखें तो ज्यादातर होम लोन, अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े रहते हैं, जो अमूमन होता है आपका रेपो रेट। इसका मतलब हम यही माने कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हैं, अब जितना रेपो रेट बढ़ गया है उतना उनका जो है पूरा पूरा उनके लोन पे पास ऑन होने वाला है। जी विपिन जी, जैसा आपने कहा, पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और जैसा आपने कहा कि 2019 के बाद कि जितने भी लोन दिए गए हैं, मोस्टली आप देखेंगे कि वो रेपो रेट से ही लिंक्ड होंगे। बहुत कम अब उसके अलावा किसी चीज से लिंक होते हैं। एंड जैसा आपने कहा कि जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा, सीधे सीधे आपका ईएमआई बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे एग्जिस्टिंग बोरोवर जो कि ऑलरेडी लोन ले चुके हैं कस्टमर, हर एक कस्टमर के मोस्टली फ्लोटिंग रेट पे ही लोन मिलेंगे आपको। और फ्लोटिंग रेट पे हर एक बोरोवर के पास एक रीसेट फ्रीक्वेंसी बैंक देता है, जो कि 1 से 3 महीने के बीच में रहती है, कि हर 1 या 2 महीना या 3 महीने वो रेट बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी, वो डेट आएगी, बैंक आपका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। बैंक आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं पहले कि हम हर रीसेट डेट पे कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि करीब करीब 20 साल के लोन पे करीब करीब आप मान लीजिए कि 30 रुपए पर लाख की ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर आपका 50 लाख का लोन है तो करीब करीब 1,500 रुपए आपकी ईएमआई मंथली बढ़ जाएगी। तो ये होम लोन की बात हुई। अगर आपका कोई और लोन है, पर्सनल लोन, ज्यादातर आप देखेंगे कि फिक्स रेट पे होंगे, तो उसपे जो अभी जिन्होंने लोन ले रखा है उस पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। ऑटो लोन्स में भी फिक्स लोन पे होंगे, पर जो नए बोरोवर्स हैं उनके लिए इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा हर तरह के लोन पे, चाहे वो पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन हो, या फिर वो होम लोन हो। जी ठीक है, आपने चलिए दूसरे लोन्स की बात करी थी, मैं आता वहां पर, लेकिन चलिए वो लोन भी महंगे होंगे। आमतौर पे ऑटो और पर्सनल लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं, तो नए खरीदारों का इंपैक्ट सीधा आएगा, एग्जिस्टिंग के लिए उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। मुकेश पांडे साहब, अब होम लोन में ये रहता है कि बैंक के पास 2 तरीके की चीजें रहती हैं, या तो वो डिफॉल्ट तरीके से आपका टेन्योर बढ़ाते हैं, या फिर आप उन्हें अलग से रिक्वेस्ट करें और टेन्योर उतना ही रखें और अपनी ईएमआई को एडजस्ट करवाएं कि भाई बढ़ा दो मेरी, क्योंकि उससे शायद ब्याज में आपकी बचत होगी। तो क्या तरीका सही रहता है, कैसे इसका डिसीजन लिया जाए, क्या होगा इस पर? देखिए सर, आइडियली जब कोई कस्टमर होम लोन या किसी भी तरीके का लोन होता है तो बैंक उसके लिए ईसीएस साइन करवा के रख लेता है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है तो नॉर्मली वो टेन्योर बढ़ाते हैं, ईएमआई वही सेम रहता है जो भी आपका एग्जिस्टिंग लोन का चल रहा है। अगर कोई बोरोवर चाहता है कि उसका टेन्योर ना बढ़ा करके उसकी ईएमआई बढ़ाई जाए, तो वो एक रिटर्न लेटर दे सकता है, रिक्वेस्ट लेटर दे सकता है बैंक्स को कि आप मेरा टेन्योर ना बढ़ा करके मेरी ईएमआई को बढ़ाएं, ताकि वो इंटरेस्ट जो उनके ऊपर वजन बढ़ रहा है वो कंट्रोल कर पाए। जी,
तो इसमें गौरव साहब क्या सही रहता है, क्या लोग जनरली ऑप्ट करते हैं, किन लोगों को ये ऑप्ट करना चाहिए कि वो अपना टेन्योर बढ़वाएं, या किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए कि वो अपनी ईएमआई को बढ़वा लें? तो इसमें जैसे मुकेश ने भी कहा कि आपका डिफॉल्ट जो बैंक आपसे लेते हैं उसमें आपका टेनर बढ़ जाता है। अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो करीब करीब 20 साल के लोन पे 50 बेसिस पॉइंट्स का, जो कि जैसे आज बढ़ोतरी हुई है, उसमें आपका करीब करीब 2 साल का टेनर बढ़ जाता है। अगर आपका 20 साल का लोन है तो 25 महीने का आपका टेनर बढ़ रहा है। तो मेरी तो सलाह इस तरह से होगी कि अगर आपके पास, देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ईएमआई बढ़ी हुई, तो ईएमआई अपनी बढ़वाएं ताकि आपका खर्चा निकलता रहे, आपकी इंटरेस्ट आउटगो जो है, जो आपका टोटल इंटरेस्ट देना है वो ना बढ़े, आपका टेनर जो आपका 20 साल था वो 20 साल ही रहे। वो सबसे आइडियल सिनेरियो है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बढ़ी हुई ईएमआई, तो टेनर बढ़ाना ऑटोमेटिक लॉजिकल है कि आप टेनर बढ़ाएं, ईएमआई अपनी उतनी ही रखें, और आपका लेट्स से अगर आपका 2 साल लोन बढ़ रहा है, 20 की जगह 22 का हो रहा है, तो आप उतना रखें। अगर एक और जो तरीका है, जो कि अगर आप एज अ कंज्यूमर देख सकते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका अगर कुछ कैश फ्लो रहता है, या फिर आप सैलरीड हैं, आपका कुछ इंसेंटिव आता रहता है, या फिर आपको बोनस आता है साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, तो एक होम सेवर प्रोडक्ट जो कि होम लोन्स में अक्सर नहीं दिया जाता, बट कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि आप उसमें एक होम लोन अकाउंट के साथ आपका एक सेविंग्स या करंट अकाउंट खोला जाता है। जितना भी आप बैलेंस उसमें रख पाते हैं, कितने भी दिन के लिए रखते हैं, उतना आपका प्रिंसिपल कम हो जाता है। तो आपका जो ब्याज लगना है वो आपके उतने ही कम अमाउंट पे लगता है, उससे आपका लोन जल्दी खत्म होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है जो कि काफी बैंक्स और काफी एनबीएफसीज आपको देंगे मार्केट में। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपना लोन जल्दी खत्म करने का। अगर आप कर पा रहे हैं, आपका कुछ कैश फ्लो है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, देख सकते हैं। जी, ये भी एक तरीका है। काफी एक्सपर्ट इसकी बात करते हैं। जो गौरव साहब बता रहे हैं कि आप अपने होम लोन के साथ एक बैंक अकाउंट जोड़िए, उसमें जो पैसा रखेंगे उस हिसाब से आपका प्रिंसिपल एडजस्ट होता रहता है। यहाँ पर मुकेश पांडे साहब एक सवाल और मैं लगे हाथ पूछ लेता हूँ, वो भी बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मान लीजिए कि किसी का 20 साल का टेन्योर है, और चूंकि बैंक की एक मैक्सिमम एज लिमिट भी होती है, बहुत सारे मिलेनियल्स जब घर खरीदते हैं तो वो कई बार 40 से शुरू करते हैं तो 60 आ जाता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी का 60 साल का उम्र है, जहां तक बेंचमार्क है बैंक का, और वहीं पर अब ये इंक्रीज भी आ गई, तो बैंक ऐसे में क्या करेगा? तब उसके लिए भी 2 साल बढ़ा देगा या उसके लिए ईएमआई बढ़ाएगा? नहीं, उसके लिए भी आपका टेन्योर बढ़ेगा, और जो भी कोई एक ऐसे एज जिसमें जैसे आपने बताया 60 साल की उम्र तक में उनका लोन खत्म हो रहा है, तो ज़रूर एक को एप्लीकेंट ज़रूर लेते हैं। वो उनके वाइफ हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर टेन्योर इंक्रीज हो रहा है किसी भी लोन के अंदर में, तो वो लाइबिलिटी आपके को एप्लीकेंट पे भी है। अगर मैं मेन एप्लीकेंट हूँ और मेरा एज खत्म हो रहा है, तो मेरे को एप्लीकेंट का ज़रूर कुछ ना कुछ गैप होगा, जो वो गैप उसको फुलफिल करेगा। चलिए, तो इस केस में भी टेन्योर ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। किशोर साहब, अब देखिए, अभी हमने देखा कि अभी ये जो ब्याज दरें हैं ये ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुकी हैं, और तब भी वही 8.25 साढ़े 8% के आसपास होता था। क्या ऐसा होगा कि आगे कभी ब्याज दरें बढ़ती भी हैं तो बैंक खासतौर पे थोड़ा सा डिटरेंट रहेंगे कि वो अपने होम लोन को महंगा ना करें, क्योंकि इस समय मार्केट अच्छा है, काफी सारे लोग घर अभी भी खरीद रहे हैं। ये 3 बार की बढ़ोतरी के बाद माना जा रहा था कि शायद लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन खरीदारी अब भी जारी है। लेकिन कब तक खरीदारी करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद तो वो ईएमआई भारी पड़ेगी। तो क्या बैंक ऐसा कर सकते हैं कि वो ठीक है बाकी जगह रखें, लेकिन अपना जो होम लोन का पोर्टफोलियो है उसको वो आकर्षक बनाने के लिए थोड़ा नीचे ही रखें? इसका जवाब सीधा है, बैंक ये कभी करेगी नहीं। क्योंकि आज जैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो लोन्स है वो फ्लोटिंग में चलता है, बल्कि जो डिपॉजिट्स है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स बैंक में होते हैं, वो अभी तक फ्लोटिंग नहीं है, वो फिक्स्ड है। तो बैंक अभी जब रेपो रेट बढ़ रही है और उनका खुद का बोरोइंग का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो वो इस रेट को पास ऑन करेंगे, और जरूर करेंगे। और रही आपकी दूसरी सवाल की खरीदारी इसके कारण कम होंगे कि नहीं, मेरा सही मानना है कि खरीदारी इसके कारण कम होंगे नहीं, क्योंकि आपको 2 या 3 चीज याद रखना चाहिए। पहले तो रेट की जो रैली हुई है वो 10-11 साल के बाद अभी वापस चालू हुआ है, क्योंकि डिमांड बहुत दिन से, बहुत सालों से घटा हुआ था, और ये डिमांड इतना डल था कि बैंक का रेट्स भी हाई था,
और जनरली इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसा नहीं था कि पब्लिक अफोर्ड कर सके। आज वो डिमांड वापस आई है और इन्वेंट्री रियल एस्टेट का कम होते जा रहा है और पब्लिक खरीद रहे हैं। दूसरी बात आपको याद है जिसे कहते हैं कि बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में ये होता है कि अगर मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, मेरा आय जो वेतन है वो भी बढ़ रहा है, और जब मेरा वेतन बढ़ता है, आज आईटी इंडस्ट्री का एवरेज इंक्रीमेंटल लेवल 9 से 12% हो गया है, और आज द ग्रेट रेजिग्नेशन मूवमेंट भी चल रहा है जहां पब्लिक एक कंपनी से को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रही है और वहां उनका वेतन 20-30% ऊपर आ रहा है। तो ये 0.5% जहां फर्क पड़ता है करीबन 31 रुपया का लाख रुपया लोन में, और अगर मान के चले एवरेज इंडियन का बोरोइंग है 42 लाख या 32 लाख रूरल इंडिया में, 42 लाख सैलरी ग्रोथ है, वो डिसप्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब ये रहेगा कि 1000-2000 बढ़ने से आज पब्लिक पीछे नहीं हटेंगे, ये रैली बढ़ते रहेगी। ये कब इंपैक्ट करेगा और उस रियल एस्टेट को ग्रोथ को स्लो करेगा? जब इंटरेस्ट रेट 9.5 या 10 के ऊपर जाएगा। अगर आज आप एक ओवरड्राफ्ट या एक पर्सनल लोन के हिसाब देखोगे तो 10.5% का जो लोन जा रहा है वो भी हाई डिमांड में चल रहा है। कंजम्पशन हाई डिमांड में है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हाई डिमांड में है, तो मेरे हिसाब से ये रियल एस्टेट का ग्रोथ इसमें बाधा नहीं पड़ने वाला है, और बैंक इसको डेफिनेटली कंज्यूमर को पास ऑन करेगी, क्योंकि उनको अगर ये लोन का कॉस्टिंग को पास ऑन नहीं करेंगे तो उनको डिपॉजिट में बाधा पड़ेगा और उनका कासा का जो बैलेंस है उसमें बहुत चोट पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए। तो उम्मीद कम है कि अब जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेंगे तो बैंक जो आकर्षक होम लोन की दरें दे रहे थे या आपको किसी भी लोन की दरें दे रहे थे वो बढ़ना तय है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठेगा कि क्या आपके लिए लोन लेना इस वक्त वाजिब है? अगर लेना है तो किन बातों का ध्यान रखना है? बड़े लोन के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? दूसरे जो ऑटो या पर्सनल लोन है उसमें आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको बेस्ट डील मिले? ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आप नया लोन लेने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए क्या बातें जो ध्यान में आपको रखनी चाहिए। गौरव अग्रवाल साहब, तो क्या होगा, क्या जो नए बोरोवर्स हैं, अभी वैसे एक्सप्लेन किया किशोर जी ने काफी हद तक कि उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल बहुत सारे लोग जो ऑन द लाइन होते हैं, ऑन द वर्ज होते हैं, उनके लिए मैटर करता है कि भाई अगर इतने तक मेरी ईएमआई बन रही तो ठीक है। मेरे ख्याल से पहले कैलकुलेशन ही कोई लोन लेने वाला ये करता है कि इसकी ईएमआई कितनी आएगी और उसका मेरी लाइफ पे कितना इंपैक्ट आएगा। तो अब नए सिनेरियो में लोगों को क्या देखना होगा? देखिए, ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का, जैसे कि किशोर जी ने भी कहा कि थोड़ा सा दिन अभी ये रह सकता है, बट इवेंचुअली आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट या तो स्टेबल हो जाएंगे या नीचे जाएंगे। आरबीआई ने भी जैसा आज कहा है कि इन्फ्लेशन अभी पीक आउट हो रहा है, एंड मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक इन्फ्लेशन सॉफन हो जाएगा। आप मान लीजिए कि अगले साल के आसपास आपके इंटरेस्ट रेट वापस स्टेबल या कम होना शुरू हो जाना चाहिए, मेरा अनुमान है ये। ऐसे सिनेरियो में अगर आपको नया लोन आप लेना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी जरूरत क्या है उसके हिसाब से आप सोचें। जैसे स्पेशली अगर आप घर होम लोन की बात करते हैं, आप एक होम लोन 20 साल 25 साल के लिए लेते हैं, आप एक घर लेते हैं रहने के लिए या फिर उससे रेंटल इनकम कमाने के लिए, तो वो बहुत बड़ा एक समय है 20 साल का। इसमें हर 6-7 साल में एक इंटरेस्ट रेट साइकिल आती है, थोड़ी कभी स्टीप होती है, कभी थोड़ी सी धीमी होती है, बट एक आती है। तो अगर आपकी जरूरत है घर लेने की तो मेरे हिसाब से अगर आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं अभी के लिए तो आप लोन लें। ये साइकिल्स आती रहेंगी जाती रहेंगी। इससे ऊपर ज्यादा मुझे लगता है कि इतना इससे ऊपर जाने की संभावना है पर कम है, बट इतना रहने की और नीचे की है। तो अगर आप अभी आज अफोर्ड कर सकते हैं ईएमआई तो आप घर जरूर लें। बाकी जरूरतें जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, अगर आप वो थोड़ी सी डिस्पोजेबल जरूरतें होती हैं, अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो आपकी जरूरत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको करना ही है तो आप कीजिए अभी। बट कुछ बातों का ध्यान रखें मेरे हिसाब से। उसमें आप जो नया लोन ले रहे हैं वो फ्लोटिंग पे ले या फिक्स पे ले। अभी मेरे हिसाब से फ्लोटिंग रेट ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कस्टमर के लिए। आप जब कोई सा भी लोन ले रहे हैं आप कंपेयर जरूर करें अपनी प्रोफाइल, अपनी क्रेडिट प्रोफाइल, अपनी इनकम, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट लोन ऑफर मिल सकता है मार्केट में वो जरूर ढूंढें। और अपना जैसे होम लोन में मार्जिन मनी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका ध्यान जरूर रखें, जो कि 15 से 20-25% के बीच में वो अपना हिसाब अपना बना के रखें। बाकी मेरे हिसाब से भी इसमें डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो ये सब आती जाती रहेंगी चीजें। चलिए ठीक है। मुकेश पांडे साहब, तो जो गौरव भी कह रहे हैं कि नए लोन के लिए आप थोड़ा सा जरा वो कर सकते हैं, तो क्या अभी की स्थिति में भी बैंक से बार्गेन किया जा सकता है और आपको अच्छे डील्स मिल सकते हैं? देखिए, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका क्रेडिट स्कोर।
क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे बैंक्स और एनबीएफसीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके डिसाइड होते हैं। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, आपकी सैलरी अब इनकम ठीक है या बिजनेस इनकम ठीक है, तो ज़रूर आप बार्गेन कर सकते हैं। तकरीबन 40 बैंक और एनबीएफसी अवेलेबल हैं मार्केट में और सबकी प्रोडक्ट एंड पॉलिसीज अलग हैं। आपको चूज़ करना पड़ेगा खुद से अपने किसी एडवाइज़र के थ्रू या ऑनलाइन पोर्टल अपने बैंक के थ्रू कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ज़रूर एक कोई भी कंज्यूमर लोन लेने से पहले ज़रूर ये चीज़ों को ज़रूर ध्यान देता है और वो अपने हिसाब से जो उसको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है वो ज़रूर लेना चाहेगा। जी ठीक है, चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अंतिम सवाल भी होगा और मैं पूछूंगा किशोर जी से, सुब्रमण्यम साहब से। सर, हमने देखा कि बैंक रेट्स ड्यूरिंग पैंडेमिक अपने लोएस्ट पे चले गए थे, 6.5% और ये तमाम चीजें। उम्मीद ये थी कि ठीक है बढ़ेंगे तो सही, उतना लो तो कभी नहीं रहेगा, लेकिन एक तरीका होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि पैंडेमिक के बाद बैक टू बैक वॉर आ गया, पूरी दुनिया जो है इन्फ्लेशन में गिर गई, अभी एक और वॉर की बात चल रही है, तो सिनेरियो बदल गए। इसीलिए शायद ये रहा कि एक ही महीने या 3-4 महीने के अंदर हमने देखा 3 रेट इंक्रीज हो गए। चलिए ये हो गए, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन क्या जब चीजें सामान्य होगी तो इसका रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, हम कटौती भी होते हुए देखेंगे? हाँ, तो इसका आंसर है हाँ, जरूर कटौती भी देखेंगे, मगर उसके लिए समय लगता है, क्योंकि ये लोग ये जो इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है, ये एक कर्व में होता है। अभी कर्व चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन का चल रहा है, और ये इंडियन इन्फ्लेशन नहीं है, ये ग्लोबल इन्फ्लेशन है। क्योंकि आगे के जमाने में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन ग्लोबल ही रहेगा। हम लोग एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। आज जो भी इंपैक्ट हो, एक यूक्रेन की वॉर हो या चाइना एक मिसाइल चलाए या ऑयल का दाम बढ़ जाए, ये दुनिया भर में चलेगा। आज एक ग्लोबल इन्फ्लेशन सिनेरियो में है और बढ़त सब जगह हो रही है। हर सेंट्रल बैंक इसको अटैक कर रहा है और आरबीआई जो काम कर रहा है, मुझे दाद देनी पड़ेगी उनके काम के लिए, क्योंकि अगर आज हम आरबीआई ये रेपो रेट को बढ़ाए और इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाए तो इन्फ्लेशन हाथ से छूट सकती है और ये आपका दाल, चावल, शक्कर सब चीज में इंपैक्ट करेगी और आपका महीना का जो खर्चा है ओवरऑल बहुत बढ़ जाएगा। तो आरबीआई जो काम कर रही है इन्फ्लेशन को घटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले एक कंज्यूमर के हिसाब से हमें लग सकता है कि हाँ मेरा ईएमआई थोड़ा बढ़ रहा है, मगर ये देश के लिए, आपके लिए, आपके कंट्री के इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात कटने की, हाँ ये वंस इन्फ्लेशन पीक हो जाएगी, जो मेरी उम्मीद में 3 से 6 या 8 महीना के अंदर पीक हो जाएगी, और तब तक मेरा उम्मीद है कि ये वॉर और दूसरी ग्लोबल क्राइसिस भी थोड़ा सेटल हो जाएगा, तब ये सॉफ्टनिंग होगा और ये कभी रिवर्स डायरेक्शन में इमीडिएटली नहीं जाता है। ये एक प्लेटो फॉर्म हो जाता है, वो प्लेटो होने के बाद ये रिवर्स जाएगा। बल्कि एक चीज कंज्यूमर को याद रखना पड़ेगा कि आज अगर आप एक होम लोन ले रहे हो और उसका टेन्योर 20 साल है, तो अगर आप एवरेज इंटरेस्ट रेट देखोगे तो ये साउथवर्ड जाएगा। कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी, कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट घटता है। अब अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाओ तो 2 से 3% आपको एनुअल रेट में हाउसिंग लोन मिलता है। तो भारत मेरे हिसाब से अगला 20 साल में उसी दिशा पे चल रहा है। तो जो आज की रेट है वो नहीं रहेगी और आपका एवरेज रेट अगला 15-20 साल में घटेगी, मिनिमम 1 से 2-2.5% तक घटेगी। इसकी घटत आपको या डाउनवर्ड स्पाइरल जो बोलते हैं वो मिलेगा, मगर इमीडिएटली नहीं, तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जरूर इन्फ्लेशन स्टेबल होने के बाद सॉफ्टन होगा, तब ईएमआई और इंटरेस्ट रेट घटेगा। चलिए, तो यही उम्मीद हम भी करेंगे कि आपने बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया कि आगे चलते हुए हम इसमें रिवर्स गियर भी देख सकते हैं और आफ्टर ऑल ग्रोथ भी है जिसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन थोड़ी खराब है, उम्मीद करते हैं कि अगले साल भर में ये करीब ठीक होती हुई नजर आएगी और तब एक स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। और जो सुब्रमण्यम साहब ने बोला कि चूंकि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स डेवलप जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो एवरेज निकलेगा, क्योंकि लंबे टेन्योर का होता है बड़ा लोन, तो वहां पर भी आपको 1.5 से 2 या 2.5% तक की कमी ओवरऑल होती हुई दिख सकती है। चलिए, ये सब चीजें थोड़ी लंबी हैं, इसलिए इनका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाल फिलहाल में आपकी ईएमआई जरूर बढ़ेगी। उसको कैसे एडजस्ट करना है वो आप थोड़ा अपने बजट से के हिसाब से देखिए, अपने बैंक से बात कीजिए और अपनी मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से सारे डिसीजन लीजिए। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।